हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विथ आर के झा। आज डेटा स्ट्रक्चर के अंदर बात मैं इस वीडियो में करूंगा। डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर में और भी मैंने वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। मैं सारे व्यूअर्स को फिर से एक निवेदन करूंगा कि सारे वीडियोस को जरूर देखें। जिस वीडियो को आप देख रहे हो उसके पूरे कॉन्सेप्ट को फॉलो अप करने के लिए उससे रिलेटेड पिछले वीडियोस को भी देखना जरूरी है। आज के इस वीडियो में डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग जैसा कि बात किए थे कि टोटल 6 चैप्टर हमें डेटा स्ट्रक्चर पेपर में पढ़ने होते हैं। एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री एंड ग्राफ। आज इस वीडियो में मैं एरे, फर्स्ट चैप्टर एरे इन डेटा स्ट्रक्चर की बात करूंगा। आप लोगों को पहले से पता होगा एरे का यूज तो आप हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं। तो यहां मन में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि एरे जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हमने पढ़ा है सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, तो क्या डेटा स्ट्रक्चर में एरे अलग होता है? तो आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? क्या डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एरे अलग होता है? तो नहीं। एरे का कॉन्सेप्ट एक बार जो आपने किसी लैंग्वेज में पढ़ा, कॉन्सेप्ट वही होता है, चाहे आप डेटा स्ट्रक्चर में बात करें या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करें, कोई कॉन्सेप्ट में चेंजिंग नहीं होता। तो इसका मतलब है कि आप एरे से तो ऑलरेडी फैमिलियर हैं। तो क्या फैमिलियर है? मैं आपको फिर से रिकॉल कर देता हूं। और डेटा स्ट्रक्चर में जो एरे का बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में, यहां क्या डिफरेंट बात करेंगे, क्या डिफरेंसेज होगा, है ना? तो एरे के बारे में हम लोग सभी प्रोग्रामर्स जानते हैं कि एरे एक होमोजीनियस टाइप्स ऑफ वैल्यूज को स्टोर करने वाला एक वेरिएबल होता है। एरे एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट करता है जिसके अंदर हम मोर देन वन वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसका लिमिटेशन है कि सारे वैल्यूज सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। इसलिए एक वर्ड में हम लोग एरे के बारे में बोलते हैं कि एरे इज यूज्ड टू स्टोर होमोजीनियस टाइप्स ऑफ वैल्यूज। ओके, एक चीज और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि एरे का कॉन्सेप्ट अगर आया लैंग्वेजेस में, क्यों आया? क्या आप इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या आप इसके बारे में आपने कभी सोचा है कि एरे आने से क्या बेनिफिट हमें मिलता है? तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। आप जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप जानते हैं कि एक वेरिएबल एक बार में एक ही वैल्यू स्टोर करता है मेमोरी के अंदर। जब हम छोटे छोटे नंबर ऑफ डेटा पे काम करते हैं, जैसे 2 इंटीजर डेटा, 4 इंटीजर डेटा, 5 इंटीजर डेटा, 10 इंटीजर डेटा, तो जब 10 इंटीजर डेटा स्टोर करना है तो ऑब्वियसली 10 वेरिएबल यूज करने होंगे, क्योंकि एक वेरिएबल एक ही डेटा स्टोर करेगा। तो आप अब इमेजिन कीजिए, जैसे जैसे नंबर यानी क्वांटिटीज आप इंक्रीज करेंगे तो क्या नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीज होगा प्रोग्राम में? ऑब्वियसली होगा। यानी नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीज होने से प्रोग्राम के अंदर नंबर वेरिएबल्स कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होगा। अगर हमें कहा जाए नॉर्मल वेरिएबल्स के थ्रू हम प्रोग्राम बनाएं और हमें कह दिया जाए कि 100 इंटीजर डेटा आप इनपुट करो, आप इमेजिन करो 100 इंटीजर वेरिएबल्स आपको लेना पड़ा और 100 इंटीजर वेरिएबल्स हैंडल करने के लिए वेरिएबल्स कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम के अंदर आ गया। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है? इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कौन करता है? इसी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करता है एरे। यानी एरे प्रोग्राम में जब आया तो ये हमें फैसिलिटी दिया कि आप 10 इंटीजर नंबर के लिए आप जब इंटीजर क्रिएट करते हैं प्रोग्राम में
तो आपको इसी वेरिएबल में आप अगर इतना ही पर छोड़ देते हैं, सेमीकोलन दे देते हैं, तो ये एक नॉर्मल वेरिएबल बन के रह जाता है। ओके, और जब आप चाहते हैं कि नहीं इसी वेरिएबल में हम नंबर ऑफ वैल्यूज को बढ़ाना चाहें, हम चाहें इसमें 10 इंटीजर डेटा स्टोर हो, तो इसके लिए आप ऑलरेडी जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज मेंशन कर देते हैं। यानी अगर हमने 10 लिख दिया तो ये प्रेजेंटेशन हुआ कंपाइलर को कि ये एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं रहा, ये इंटीजर टाइप का एरे हो गया, और इस एरे के अंदर हम 10 इंटीजर वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। ओके, लेकिन इसमें लिमिटेशन क्या हुआ एरे का? एरे बोलने का मतलब ही है कि मोर देन वन वैल्यूज एक ही वेरिएबल के अंदर, लेकिन वो सभी वैल्यूज सेम डेटा टाइप के, यानी इसके अंदर 10 इंटीजर वैल्यू ही होगा, एक इंटीजर और दूसरा फ्लोट और तीसरा कैरेक्टर नहीं हो सकता। तो एरे का यहाँ मेमोरी मैनेजमेंट भी जब हम पढ़ते हैं, हम लोग ऑलरेडी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़े रहते हैं, हम अब डेटा स्ट्रक्चर में इन चीजों को रिकॉल कर रहे हैं, और तब लास्ट पहुंचेंगे कि यहाँ हम लोग कॉन्सेप्ट एरे का विशेष बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर में। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि इसका मेमोरी मैनेजमेंट भी ऑलरेडी एरे का डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ दिखाते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 ब्लॉक बन गया। यानी इसके अंदर 10 है, मतलब x का जो मेमोरी स्पेस होगा वो टोटल 10 ब्लॉक्स के थ्रू डिवाइडेड होगा। प्रत्येक ब्लॉक का कैपेसिटी 2 बाइट्स का होगा, क्योंकि इंटीजर का 2 बाइट्स कैपेसिटी होता है, 2 बाइट्स प्रत्येक ब्लॉक का। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक ब्लॉक का 2 बाइट होने का मतलब इसका टोटल स्पेस कितना हुआ? 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 बाइट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि x टोटल यहाँ 20 बाइट्स स्पेस ले रहा है, जिसमें 10 नंबर्स मैनेज करेगा। एक ब्लॉक एक डेटा स्टोर कर सकता है, इसका मतलब प्रत्येक एक ब्लॉक सिंपल एक वेरिएबल के बराबर हुआ। हम यहाँ एक डेटा 5, इसमें एक डेटा 125, कोई भी डेटा नंबर्स कितने डिजिट के हैं उससे मैटर नहीं करता, क्योंकि 2 बाइट में रेंज आपको ऑलरेडी पता है कितना से कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो आप जो भी डेटा रखना चाहें आप रख सकते हैं। इस तरह से हमने डेटा स्टोर करा लिया। ये 10 डेटा हमने स्टोर x के अंदर, यानी हम यहाँ कह रहे हैं कि x ही 10 डेटा को होल्ड कर रहा है, लेकिन एक ही ब्लॉक्स पे नहीं। x के अंदर 10 ब्लॉक्स है, प्रत्येक ब्लॉक एक एक डेटा स्टोर करता है। इस तरह से एक ही वेरिएबल में 10 डेटा मैनेज करने का कैपेसिटी मिल जाता है, और इसी कॉन्सेप्ट को एरे कहा जाता है। दूसरी तरफ मेमोरी मैनेजमेंट में ये भी हम पढ़ते हैं कि प्रत्येक ब्लॉक के आइडेंटिफिकेशन के लिए हर ब्लॉक का एक नंबर प्रोवाइड होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लॉक नंबर या पॉकेट नंबर या इंडेक्स नंबर। ओके, और ये फिक्स है कि C के अंदर एरे का इंडेक्सिंग ब्लॉक नंबर 0 से ही स्टार्ट होता है, इसलिए हमने पहला ब्लॉक का नंबर 0 दिया। तो ये बातें कॉमन है ये कोई डिफरेंसेस नहीं आ रहा है। जैसा C के अंदर एरे हम लोग पढ़ते हैं, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी एरे का सेम कॉन्सेप्ट आता है। तो चाहे डेटा टाइप कोई भी हो, एक हमने एग्जांपल इंट के ऊपर लिया है, फ्लोट होगा तो उसके अकॉर्डिंग मेमोरी मैनेजमेंट होगा, लेकिन मेमोरी क्रिएटेड है इसी तरह से होगा, साइज बढ़ जाएगा डेटा टाइप के हिसाब से। ओके, तो किसी भी टाइप का एरे होगा, और जिस टाइप का एरे है उसके अंदर उसी टाइप का उतना डेटा स्टोर हो सकता है जितना आप यहाँ साइज मेंशन करते हैं। ओके दोस्तों, तो ये तो बात हो गई एरे का कॉन्सेप्ट है। अब ये हमें सुविधा क्या क्या देता है एरे के बारे में? हम लोग बहुत सारी बातें ऐसे बोलते हैं कि एरे कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक को फॉलो किया, यानी इसके जितने भी ब्लॉक्स होते हैं एरे का, 10 ब्लॉक्स 20 ब्लॉक्स 50 ब्लॉक्स 100 ब्लॉक्स, वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक पे फॉलो करता है। तो यहाँ हम लोग मेमोरी एलोकेशन टेक्निक की बात करते हैं। हमने पहला पॉइंट इसमें ये बोला कि एरे फॉलोज कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक। ओके, यानी इसके जितने भी ब्लॉक्स होंगे वो सभी एडजेसेंट टू ईच अदर होंगे, लगातार होंगे।
10 ब्लॉक बनाने हैं तो 1 ब्लॉक यहाँ, 4 ब्लॉक वहां, 5 ब्लॉक वहां, ऐसे नहीं होगा। लगातार 10 ब्लॉक का स्पेस होना चाहिए। दूसरा कि एरे फॉलोज इंडेक्स सीक्वेंशियल डेटा स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग टेक्निक। तो दोस्तों ये बातें डेटा स्ट्रक्चर के एरे का नहीं, एरे का है, कॉमनली एरे इज कॉमन फॉर ऑल लैंग्वेजेस और डेटा स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं कि डेटा स्ट्रक्चर में एरे का बात कर रहे हैं तब ये बात दो कंडीशन नहीं। एरे हमेशा चाहे कहीं भी हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक ही लेगा, और डेटा स्टोरिंग और एक्सेसिंग उसमें हमेशा इंडेक्स सीक्वेंशियल वे में होगा। ये बातें हम लोग एरे को जब यूज करते हैं तो एरे के ऊपर लेकर चलते हैं। इस तरह से एरे का हम लोग कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ते हैं, जिसको हमने रिकॉल किया आपके साथ। अब हम लोग बात करते हैं एरे का यूज करने का क्या रीजन है, वो भी हमने डिस्कस किया कि एरे आने पर वेरिएबल कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म किया जाता है प्रोग्राम के अंदर। कम वेरिएबल यूज करके ज्यादा से ज्यादा डेटा का मैनेजमेंट, कम प्रोग्राम कोड लिख करके ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम का एफिशिएंसी को हम लोग इंक्रीज कर पाते हैं, है ना। नॉर्मल वेरिएबल्स पे काम किया जाए तो वो प्रोग्राम में वेरिएबल कॉम्प्लेक्सिटी को क्रिएट करेगा, नंबर ऑफ प्रोग्राम कोड को इंक्रीज करेगा, जो कि एरे हमारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ एरे। जब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरे अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस, ये कैटेगरी भी आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो आपको बताया जाता है कि मोस्ट कॉमनली एरे को हम 2 टाइप्स में बांट देते हैं। एक सिंगल डायमेंशनल एरे और सेकंड इज मल्टी डायमेंशनल एरे। सिंगल से ऊपर जो भी कुछ हो गया वो हमने मल्टी में ले लिया। यहां से डबल डायमेंशनल एरे, ट्रिपल डायमेंशनल एरे, है ना, 4th डायमेंशनल, 5th डायमेंशनल, अप टू हम लोग 60 डायमेंशनल एरे तक जाते हैं। ओके, लेकिन आप मोस्ट कॉमनली प्रोग्रामिंग बहुत डबल डायमेंशनल एरे तक ही आप करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, डायमेंशनल यूज नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे पास रियल प्रॉब्लम्स ही अभी बहुत से बहुत 3D तक डेवलप है। जैसे जैसे साइंस डेवलप होगा, जैसे जैसे रियल प्रॉब्लम्स हमारे पास आएंगे, हम प्रोग्रामिंग में एरे का डायमेंशन को इंक्रीज करते हुए यूज कर सकते हैं। सपोर्टेड ऑलरेडी है, लेकिन चूंकि रियल प्रॉब्लम्स हम लोग मोस्ट कॉमनली डबल डायमेंशनल एरे तक का मैथमेटिक्स पढ़ के रहते हैं, इसीलिए हम लोग प्रोग्रामिंग भी डबल डायमेंशनल एरे तक ही करते हैं। ओके दोस्तों, ये रीजन हुआ डायमेंशन के बेसिस पे, ठीक है। तो इस आधार पे और एरे का अभी तक जो कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर चलते हैं उस आधार पे, और डेटा स्ट्रक्चर में जो हम लोगों ने 6 चैप्टर बनाया, इन 3 बेसिस पे हम लोग अब ये कंक्लूजन कह सकते हैं कि हम एरे का यूज जो कर रहे हैं वो कौन से डेटा स्ट्रक्चर का कर रहे हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। यानी एरे को अब हम डेटा स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो हम कह सकते हैं कि एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ओके, which provides the same common thing, which provides the facility to store more than one values within same variable area. Okay, तो ये आपका डेटा स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपका इसका डेफिनेशन हुआ। तो अकॉर्डिंग टू डायमेंशन तो हम लोग ये बात सभी लैंग्वेजेस में करते ही हैं, और अभी हमने जो एग्जांपल लिया था वो आपका सिंगल डायमेंशनल एरे का ही हुआ। जैसे एक एग्जांपल और हम लिखें int x5, तो ये सिंगल डायमेंशनल इंटीजर एरे हुआ। अगर हम लिखें int x23,
तो ये आपका डबल डायमेंशनल इंटीजर एरे हुआ। अगर हम लिखें इंट 2 3 4, ये ट्रिपल डायमेंशनल इंटीजर एरे हुआ। इसी तरह से डायमेंशंस बढ़ता जाता है और एरे का डिक्लेरेशंस बढ़ता जाता है। तो अब आप यूज आपके ऊपर है कि आप प्रोग्राम हमने अभी बोला कि मोस्ट कॉमनली डबल डायमेंशनल तक प्रोग्राम बनाते हैं और आगे का डायमेंशंस यूज नहीं करते, क्योंकि रियल प्रॉब्लम्स, रियल मैथमेटिक्स आप जहां तक जानते हो वहां तक का डायमेंशनल का यूज आपके लिए होता है। तो हम लोग कॉमन वे में 10+2 लेवल तक में मैथमेटिक्स जब पढ़ते हैं तो वहां तक हमें डबल डायमेंशनल का जरूरत पड़ता है। इसीलिए प्रोग्रामिंग जब हम लोग करते हैं तो डबल डायमेंशनल एरे तक का प्रोग्राम बना करके छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा कॉमन हर लैंग्वेजेस में हम लोग ऑलरेडी किए हुए रहते हैं, पढ़े रहते हैं। डायमेंशन के बेसिस पर तो हमने ये डिवीजन कर लिया, लेकिन अब हम लोग एरे का एक और कैटेगरी बनाते हैं। टाइप्स ऑफ एरे अकॉर्डिंग टू मेमोरी एलोकेशन सिस्टम। हम लोग मेमोरी एलोकेशन सिस्टम के आधार पर भी एरे का डिवीजन करते हैं। इसमें एक एरे स्टैटिक एरे कहलाता है और दूसरा एरे डायनामिक एरे कहलाता है। यहां से हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के अंदर का यूज अब हमको धीरे धीरे दिखेगा। एक चीज हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे, हमारे स्टूडेंट्स जो भी व्यू कर रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर के हर चैप्टर को समझने के लिए सी का 3 चैप्टर हमेशा आपके माइंड में होने चाहिए और बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट में होने चाहिए। हमारी बातें याद रखेंगे, आप रिवाइज कर लेंगे ताकि डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आए। सी का पॉइंटर बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लियर कर लेना है। स्ट्रक्चर एंड यूनियन चैप्टर, उसका भी कॉन्सेप्ट हमेशा रहना चाहिए। और तीसरा फंक्शन चैप्टर। ओके, पॉइंटर, स्ट्रक्चर यूनियन एंड फंक्शन, ये 3 चैप्टर का कॉन्सेप्ट सी का बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए ताकि डेटा स्ट्रक्चर हम अच्छे से समझ पाएं। ओके, तो हमने अभी बताया कि टाइप्स ऑफ एरे अकॉर्डिंग टू मेमोरी एलोकेशन सिस्टम, उस आधार पे हम एरे का 2 कैटेगरी बनाते हैं, कि स्टैटिक एरे, दूसरा डायनामिक एरे। दोस्तों, स्टैटिक एरे का मतलब होता है जिसका मेमोरी एलोकेशन कंपाइलर कंपाइल टाइम में फिक्स कर दे कि इस एरे का इतना ब्लॉक्स क्रिएट होगा और वो रन टाइम में चेंज ना हो पाए। ओके, एन एरे हुज मेमोरी इज डिसाइडेड विदिन इन कंपाइल टाइम, ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। Compiler decides at compile time how many blocks were created in an array. That type of array is called as static array. Static already means fixed. Static means fixed. You can't change. तो static array नेमिंग इसलिए किया गया है कि static array का मेमोरी ऑलरेडी कंपाइल टाइम में ही कंपाइलर डिसाइड कर लेता है उसका कितना ब्लॉक्स रन टाइम में बनेगा और वो रन टाइम में चेंज नहीं हो सकता, इसीलिए उसका नाम स्टैटिक एरे दिया गया। अभी तक जितना भी सिंटैक्स हम लोगों ने डिस्कस किया या आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हैंडल करते हैं डायमेंशन के आधार वाला, वो सभी स्टैटिक एरे ही हुआ। जैसे हमने जो एग्जांपल लिखा था int x5 सिंगल हो, int x2 3, ये सभी स्टैटिक एरे का एग्जांपल हुआ। चाहे वो सिंगल डायमेंशनल, इसको हम कह सकते हैं स्टैटिक सिंगल डायमेंशनल इंटीजर एरे, स्टैटिक डबल डायमेंशनल इंटीजर एरे। तो ये सब तो ऑलरेडी हम लोग ने यूज किया है। डेटा स्ट्रक्चर में जिस एरे का मेनली डिस्कशन होता है वो है डायनामिक एरे। यानी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एरे पढ़ने का मेन मकसद है कि स्टैटिक पार्ट, एक पार्ट तो एरे का हम लोग ऑलरेडी प्रोग्रामिंग में जाने रहते हैं, यूज कर लेते हैं, उससे फैमिलियर रहते हैं, लेकिन दूसरे पार्ट को हम लोग नहीं डिस्कस किए हुए रहते हैं, इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर में फिर से एरे को पढ़ते हैं। तो एरे का कौन सा पार्ट डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करता है? डायनामिक एरे।
डायनामिक एरे का मतलब हुआ कि ऐसा एरे जिसका मेमोरी एलोकेशन रन टाइम में डिसाइड होगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स क्रिएट करने हैं, और उसके मेमोरी ब्लॉक्स को रनिंग टाइम में ही हम इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ऐसा एरे डायनामिक एरे कहलाता है। मेरा सारा स्टेटमेंट्स आपको एज ए नोट्स लिखा हुआ आपको नोट्स शेयर किया जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक शेयर किया जाता है, आप नोट्स को भी फॉलो अप करें। तो ऐसा एरे जिसका मेमोरी स्पेस रन टाइम में एलोकेट हो, मेमोरी स्पेस रन टाइम में इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन किया जा सके, ऐसे एरे को हम लोग डायनामिक एरे कहते हैं। और डायनामिक एरे के इस पूरे मेमोरी मैनेजमेंट को डायनामिक मेमोरी एलोकेशन सिस्टम कहा जाता है। तो डेटा स्ट्रक्चर में एरे के डायनामिक पार्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। और सी के अंदर डायनामिक एरे को मैनेज करने के लिए, डायनामिक एरे के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए सी के थ्रू 4 लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज किया जाता है। एक लाइब्रेरी फंक्शंस होता है malloc, सेकेंड इज calloc, थर्ड इज free एंड फोर्थ इज realloc। ये 4 लाइब्रेरी फंक्शंस हैं सी के, जिनको यूज करके हम डायनामिक एरे को कंप्लीटली मैनेज करते हैं। और ये चारों फंक्शंस जब प्रोग्राम में यूज किए जाएंगे, इसके लिए हम alloc.h या stdlib.h हेडर फाइल को यूज करके प्रोग्राम बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आज हम लोगों ने डिस्कस किया। हम लोग अगले वीडियो में malloc, calloc, free और realloc के कंप्लीट यूज को समझेंगे, सिंटैक्स एग्जांपल के साथ समझेंगे और फिर प्रोग्राम में भी इसको इंप्लीमेंट करेंगे। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, कंटिन्यूअसली वॉच करते रहें, हर एपिसोड हर क्लास को आप वॉच करें ताकि हर रिलेटेड टॉपिक आपको क्लियर हो सके। तो आज यहीं पर हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को रोकेंगे। अगले क्लास में इन चारों फंक्शंस का डिटेल्स विथ एग्जांपल्स विथ प्रोग्राम्स हम आपसे बात करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें और देखते रहें हमारे वीडियो को। तब तक के लिए नमस्कार।